हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 9। इससे पहले हमने 8 क्लासें कंप्लीट कर ली है और उम्मीद करता हूँ आप सबने उन क्लासों को ज़रूर देखा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो है नंबर सीरीज का। यहाँ आपके सामने दिया गया है। अच्छा, ये मिसिंग नंबर सीरीज नहीं है, ये है जी आपको इस सीरीज में कोई एक नंबर गलत दिया गया है तो आपको बताना है इस श्रृंखला में कौन सा नंबर गलत है। यहाँ दिया गया दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वही काम है जैसे मिसिंग नंबर में जो आप करते हो, वही बिल्कुल डिटो वही काम करना है। यहाँ आप चेक करोगे 7 से 21 कैसे बनाया गया। अच्छा, क्या 7 का कुछ मल्टीपल 21 होता है? हाँ जी, जब आप 7 को 3 से गुणा करते हो तो क्या आता है 21। और फिर 21 से 105 कैसे बनाया? 21 के पहाड़े को जब आप 5 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 105, यानी 21 पांजा 105। फिर 105 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे को 735 मिले? तो मैं गुणा करूंगा 105 को 7 से, क्योंकि 100 को आप 7 से गुणा करते हो तो कितना आता है 700। और 5 को जब आप 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 35। यानी 105 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 735। अब मैं 735 को किससे गुणा करूं कि 6615 मेरे को मिले। यहाँ आपने गुणा 3 से किया, फिर 5 से, फिर 7 से। हो सकता है इसको गुणा 9 से किया जाए। करते हैं 9 सता 63, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। इनका जब मैं टोटल करूंगा तो वो आएगा 6615। वहां पे भी क्या लिखा हुआ है 6615, यानी 735 को जब 9 से गुणा करते हो तो कितना आता है 6615। 3 5 7 9 के बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए 11। और आप जब 6615 को 11 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 5 6, लास्ट में आना चाहिए 65, वहां दे रखा है 68, यानी नंबर गलत कौन सा है यही वाला है। अभी कंप्लीट गुणा करके देख लेते हैं। 11 छिके 66, 11 एक कम 11 और 55। इन सबको जब मैं आपस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 72,765। लेकिन यहाँ दिया गया है 72,768, तो गलत नंबर कौन सा है ये वाला। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वैन आरेख से। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख आम, चाय और संतरा के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। यहाँ आपसे क्या कहा गया है आम, चाय और संतरा। अच्छा, एक बात बताओ, चाय का आम के साथ में कोई रिलेशन है? नहीं है। मैंने क्या किया, चाय और आम इन दोनों गोलों को अलग अलग बना दिया। उसके बाद में संतरा, क्या संतरे का आम या चाय के साथ कोई लेना देना है? हाँ जी, संतरा भी एक फ्रूट है और आम भी एक फ्रूट है। लेकिन क्या आम और संतरे का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं। संतरा एक अलग फ्रूट है और आम एक अलग फ्रूट है। और चाय का भी इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें ऐसा कोई डायग्राम देखना है जिसमें आपको इस तरीके से तीनों अलग अलग दिखाई दें, जो कि कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। और हमारे क्वेश्चन का ये क्या हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी फ्यूचरिस्टिक नाम की आपको एक स्पेलिंग दी गई है। इस स्पेलिंग में जो जो अक्षर यूज किए गए हैं उन अक्षरों का यूज करके आप इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, वो आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है RECTU। क्या ये 500 लेटर यहाँ इस स्पेलिंग में दिए गए हैं? हाँ जी, RECT और यू, यानी ये तो मैं बना सकता हूँ। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है नहीं बनाया जा सकता। आपको वो ऑप्शन बताना है जो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, CITUFE, CITUFE। क्या आप ये भी बना सकते हो? तो यानी कि ये भी अपन बना सकते हैं। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, URESET, URE
टी एस, अच्छा एस ये रहा एस और ई, आपने इस ई को तो इंक्लूड पहले ही कर लिया यहाँ पर, लेकिन दूसरा जो ई है वो अपने पास यहाँ स्पेलिंग में नहीं दे रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आर ई एस सी आई टी, आर ई एस सी आई टी, ये तो सारे वर्ड आपको दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या एक मिसिंग था, ई, जो कि हमें यहाँ नहीं दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि सभी अंकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए, यानी जितने भी अंक हैं, यानी जितने भी आपके पास में नंबर दिए गए हैं, उन सभी नंबरों को अगर मैं इस श्रृंखला से हटा दूं तो कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर होगा। चलिए आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है, फटाफट इसका आंसर निकालिए। आइए देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है यदि सभी अंकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से 8वें स्थान पर होगा। हाँ जी, हमें किस साइड से बताना है, दाईं साइड से 8वां लेटर या जो भी 8वें स्थान पर सिंबल आएगा या अल्फ़ाबेट आएगा वो हमें बताना है, लेकिन हमें अंकों को हटाना है, या जैसे कि 5, 6, 5, 7 और 8, इन अंकों को मैंने इस सीरीज से हटा दिया। अब मेरे को दाएं से 8वां देखना है, जैसे दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां, यानी 8वें नंबर पे क्या आया, यू, जो कि मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्ति, कितने सदस्य दे रखे हैं, 8, बी डी पी ओ एम टी जी एच के परिवार में, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलिए हम बनाते हैं। ये कह रहा है जी टी जी का पुत्र है, अच्छा टी किसका पुत्र है, जी का, जी का पुत्र कौन है, टी, और पुत्र यानी कि पुरुष, पुरुष के लिए हम यूज करते हैं डब्बे का और महिला के लिए हम यूज करते हैं गोल सर्किल का। फिर कह रहा है और टी का केवल एक पुत्र है, हाँ जी टी का भी एक पुत्र है और केवल एक पुत्र है, यानी लड़कियां तो कितनी भी हो सकती है। फिर कह रहा है एच टी की पत्नी है, एच कौन है, टी की पत्नी, ये टी बैठा है और टी एक पुरुष है, टी की पत्नी कौन होगी, एच। फिर अगले लाइन में कहता है एच डी की माँ है, एच जो है वो किसकी माँ है, डी, हो सकता है जी ये डी हो या इसका कोई और, इसकी कोई और बहन हो वो डी हो, लेकिन माँ कौन है इनकी, एच। मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बना लेता हूँ, जी टी और टी की शादी किसके साथ हुई है, एच के साथ, और टी का केवल एक पुत्र है, यानी इसके अलावा फिर पुत्रियां होंगी। यहाँ पे कह रहा है एच डी की माँ है, मैंने मान लिया जी ये जो है वो कौन है, डी, और यहाँ मैंने क्या मान लिया कि डी जो है वो इसकी बहन है, क्योंकि टी का केवल एक पुत्र है, यानी इसके अलावा पुत्रियां होंगी, तो ये दोनों बच्चे इनके हो गए। अगले लाइन में कहता है एच डी की माँ है, डी एम की इकलौती पोती है, डी जो है पोता नहीं है जी, डी क्या होगी, पोती, ये रही, डी किसकी पोती है, एम की, अच्छा पोती कब होगी, यानी इसके पिता की माँ, यानी टी की माँ वो कौन है, एम, एम की इकलौती पोती कौन है, डी, एम के पुत्र की बेटी जो कि एम की क्या कहलाएगी, पोती, जो टी की माँ है। अब ये जो वर्ड यहाँ पर जो यूज किया गया है ये किसके लिए किया गया है, डी के लिए या ये एम के लिए, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी बाद वाला व्यक्ति, बाद वाला व्यक्ति यहाँ कौन है, एम, जो टी की माँ है, टी की माँ कौन है, एम जो है वो टी की माँ है, यानी कि फिर जी क्या होगा, टी का पिता, और इनके बीच में डबल लाइन, यानी ये कौन है, हस्बैंड वाइफ। अगले लाइन में कहता है बी दामाद है टी का, अच्छा टी का दामाद, यानी कि टी की बेटी की शादी किसके साथ हो रखी है, बी के साथ, और बी कौन है, टी का दामाद। अगले लाइन में कहता है जी ओ की पुत्री एच है, अच्छा ये जो एच है वो किसकी पुत्री है, ओ की, यानी ओ की पुत्री कौन होगी, एच। आपको ओ का जेंडर नहीं पता, लेकिन आपको ये इतना पता है कि यहाँ पे कौन सा व्यक्ति आएगा, यहाँ पे आएगा पी, जो कि अभी हमने कहीं भी यूज नहीं किया, और आपसे पूछा गया है ओ पी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ओ है
कोई एक व्यक्ति, या तो वह महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है। आपको बताना है पी के क्या लगता है, ओ। हाँ जी, पी की माँ कि ये माँ भी हो सकती है और इसके पिता भी हो सकते हैं एच के, यानी पी की क्या होंगी, नानी भी हो सकती है या फिर पी के नाना भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपको कन्फर्म नहीं है, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि नानी भी हो सकती है और नाना भी हो सकते हैं, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आप वीडियो को पॉज करके और एक बार खुद से ये वाले क्वेश्चन ट्राई करके देखें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है घड़ी वाले टॉपिक से। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ जी, घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 1 मिनट में आपको बताना है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, आपको पता है घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है, घड़ी में घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का। यानी ये आपके सामने क्या है, एक घड़ी। अभी 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है, 12 से 1, चलो मैं एक बार छोटी सी आपके सामने घड़ी बना देता हूँ। 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये घड़ी है। हाँ जी, 12 से 1 के बीच कितने घंटे का टाइम है? अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो 12 से 1 के बीच में जो टाइम है वो 1 घंटे का, और इस 1 घंटे में जो ये कोण बना है वो कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अगर आप ये कोण ऐसे बनाते हो तो कितने डिग्री का होता है? 90। 90 में से ये कितना हो गया? 30, और ये कितना हुआ? 30, और ये अगला कितना हो गया? 30। 30, 30, 60 और 30, 90 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा है 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का कोण, घड़ी में घंटे वाली सुई। और जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट में, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? वो बनाती है 6 डिग्री का कोण। घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा गया 1 मिनट का मान बताओ, यानी घंटे वाली सुई को भी आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। हाँ जी, 1 घंटे का मतलब होता है, आप 1 घंटा, यानी इसको क्या बोल सकते हो? 60 मिनट। 1 घंटे को हम 60 मिनट बोल दें चाहे 1 घंटा बोल दें, एक ही बात है। लेकिन इन 60 मिनट या 1 घंटे में जो कोण आपने बनाया था वो कितना बनाया था? 30 डिग्री का। क्या मैं यूं बोल सकता हूँ 60 मिनट में कोण 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कोण कितना होगा? 30/60, यानी कि आधा डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? आधा डिग्री का। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसने पूछा था घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, तो 1 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई कितना बनाती है? आधा डिग्री का कोण, और मिनट वाली सुई कितना बनाती है? 6 डिग्री का कोण। इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो इन दोनों के मध्य होगा 5.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 5.5 डिग्री का, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है 5.5, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 सेकंड बस। अच्छा, पहले ये बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया था? पीछे वाला, ये वाला, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, या फिर वीडियो को रिवर्स करके आप लोग दोबारा से देखो और पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे कि यहाँ दिया हुआ लाल किला अनुपात दिल्ली, और फिर दिया गया समान अनुपात का निशान, यानी कि यहाँ जो आपने लॉजिक लगाया है सेम डिट्टो लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना है। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। और हवा महल कहाँ पे है? भिलाई में? नहीं, भिलाई छत्तीसगढ़ का एक शहर है, यानी कि ये गलत होगा। हवा महल कहाँ पे है? आगरा में? नहीं। हवा महल रायपुर में है? नहीं। और हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। जैसे लाल किला दिल्ली में है, वैसे ही हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। तो आपको थोड़ा स्टैटिक जीके भी
पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याएं हैं। यानी यहाँ और यहाँ इन दोनों में जो लॉजिक लगा है वो क्या होगा, सेम। और वैसा ही लॉजिक आपको इन चारों ऑप्शनों में देखना है कि किस ऑप्शन में वो सेम लॉजिक लगाया गया है। चलिए पहले हम देखते हैं 5 और 16 से 480 को कैसे बनाया गया। क्या 5 में 16 जोड़ने पर 480 आता है? नहीं, कभी भी नहीं आएगा, है ना। क्या 5 और 16 को आपस में जोड़ के उनकी स्क्वायर करोगे तो 480 आता है? 16 और 5 21, और 21 की स्क्वायर क्या होती है? 484 या 441। हाँ जी, आपको सबसे पहला काम तो है स्क्वायर याद करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक, या फिर आप मिनिमम 50 तक की स्क्वायर भी याद रख सकते हो, है ना। तो 21 की स्क्वायर क्या होती है? 441। यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 और 16 को जोड़ा 21, और 21 की स्क्वायर क्या होती है? 441। लेकिन यहाँ तो दे रखा है 480। क्या ये लॉजिक हम लगा सकते हैं? नहीं। चलिए इसका जो सिंपल सा लॉजिक है वो ये है, जब आप 5 को 16 से गुणा करते हो कितना आता है? 16 पंजे 80। अच्छा, 80 का मल्टीपल तो 480 होता है? हाँ जी होता है, बिल्कुल। तो 80 को मैं किससे गुणा करूं कि 480 आए? 80 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 480। फिर हम यही सेम लॉजिक यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। जब आप 12 को 6 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 72। अच्छा, फिर 72 को भी आप किससे गुणा करोगे? 6 से, क्योंकि यहाँ भी हमने किससे गुणा किया था? 6 से। जो लॉजिक हमने वहाँ लगाया है वैसा ही सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। 72 इंटू 6 होता है 432। 7 छिके 42 और 6 दूनी 12, यानी 432। तो ऐसा ही कोई लॉजिक हमें ऑप्शनों में देखना है। पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। जब आप 9 को 12 के साथ गुणा करोगे कितना आएगा? 12 निमा 108। और फिर 108 को जब आप 6 से गुणा करोगे कितना आता है? 6 इंटू 100 600, और 8 इंटू 6 48, तो यानी कि 648। लेकिन यहाँ दिया गया है 457, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। 8 गुणा 6 48, और जब आप 48 को 6 से गुणा करते हो कितना आया? 8 छिके 48, 4 24 और 4 28, यानी 288। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 8 को 6 से गुणा करके फिर 6 से जब आप दोबारा गुणा करोगे तो 288 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 22 पंजा 110, 110 को जब 6 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 760, लेकिन यहाँ दिया गया है 760। इसी तरीके से अगला भी चेक करेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड का आपके पास में, चलो 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, ट्राई करो फटाफट सारे जने। हाँ जी, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी। तो यहाँ आपको दिया गया 5CS, 5CS कोमा 9FQ, फिर 13IQ, सॉरी IO, और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 21O के आपको दिया गया। सबसे पहले तो ये देखो, सब में जो पहला अक्षर है उसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ भी आपको फाइंड करना है। देखो 5 में 4 जोड़ने पर क्या बनता है? 9, और 9 से 13 पर जा रहे हो, कितने प्लस किए? 4। यहाँ भी कितने प्लस किए? 4। यहाँ भी कितने प्लस किए? 4। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ अगर मैं 4 प्लस करता हूँ तो 13 और 4 17। क्या 17 से जब 21 पे आप जाते हो तो क्या यहाँ भी 4 ही प्लस कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल 4 प्लस कर रहे हो, यानी ये मेरा लॉजिक क्या है? सही। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? 17 आएगा।
उसके बाद में देखते हैं ये CFI, यहाँ क्वेश्चन मार्क और O कैसे बना। तो आपके पास में जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, आप सबसे पहले उनको नंबरों में बदलो। C का नंबर 3, F का नंबर 6, I का नंबर 9 और O का नंबर 15। क्या आपको दिख रहा है ना, ये 3 का पढ़ा चल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। अच्छा, 12 पे अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? 12 पे आता है L, तो यहाँ पे क्या आएगा? L। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट वाले अल्फ़ाबेट की, सब के अंदर लास्ट वाला, यहाँ O है जी, ये Q नहीं है। S का नंबर 19, Q का नंबर 17 और O का नंबर 15 और यहाँ K का नंबर क्या होता है? 11। अच्छा, 19 से आप 17 पर जा रहे हो, यानी कि -2 कर रहे हो। फिर आप 17 से 15 पर गए, तब भी क्या किया? -2। यहाँ भी -2 किया, यहाँ भी -2, तो क्या मैं एक बार यहाँ -2 कर लूँ? तो 15 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 13। और फिर यहाँ चेक करो, जब 13 में से 2 घटा रहे हो तो क्या 11 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी ये वाली सीरीज भी मेरी क्या है? सही। जब मैंने 15 में से 2 घटाए तो क्या आया? 13। और 13 पे क्या आता है? 13 पे आता है M, यानी 17LM मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर सीरीज का। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। चलिए फटाफट, आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है, आप ट्राई कीजिए इसको। हाँ जी, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं 48, 60, 84, क्वेश्चन मार्क 168। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर हमें आसपास के दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ मल्टीपल में दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर आपको बिल्कुल आसपास के, जैसे 48 में 12 जोड़ूं तो कितना आता है? 60। और 60 में अगर 24 जोड़ूं तो कितना आता है? 84। अब यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा, 12 का दुगुना क्या होता है? 24। हो सकता है यहाँ 24 का दुगुना 48 और 48 का दुगुना 96 आगे दिया हो। क्या आप 84 में 48 जोड़ोगे प्लस 96 जोड़ोगे तो क्या 168 आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 48 यानी 8 और 4 12, 12 और 9 21, यानी कि ये कितना हुआ? 210। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? 168। मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36 और 12 चौके 48, यानी 12 की टेबल अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मेरा राइट आंसर आता है? 6, 4, 10, 10 और 8 18 यहाँ दिया गया, यानी कि ये ही लॉजिक लगेगा। 6 और 4 10, 8 और 3 11 और 1 12, 120। क्या 120 में 48 जोड़ने पर 168 बनता है? 12 और 4 16, यानी कि और लास्ट में क्या है? 8। तो ये लॉजिक आपका क्या होगा? सही। यहाँ 12 का पहाड़ा चल रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 120। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग में, चाइनीज कोडिंग इसको बोलते हैं। यहाँ दिया गया है जी, एक खास कोड भाषा में। ऐसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है बीप गेटिंग मैंगो। आपको क्या काम करना है? पहले और दूसरे इन दोनों में जो वर्ड आपको दिए गए हैं 3 क्या इनमें कोई वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है? जैसे आपको गेटिंग कॉमन दिखाई दे रहा है, बीप गेटिंग मैंगो। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? स्टॉप गेटिंग कार। अच्छा, जब कुछ आपको वर्ड कॉमन दिख गए तो इसका मतलब आपको यहाँ कोड भी कॉमन दिखाई देगा। क्या JU नीचे इसमें दिया गया है? नहीं दिया गया। KO नहीं, MA जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ MA और यहाँ भी क्या दिया गया है? MA, यानी गेटिंग का कोड क्या होगा? गेटिंग का कोड होगा MA। अभी आपने पहला और दूसरा चेक कर लिया, अब चेक करते हैं दूसरा और तीसरा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दिया? इन दोनों में कॉमन दिखाई दिया स्टॉप। मैंने स्टॉप को कवर कर लिया गोल सर्किल में। अब जब यहाँ एक वर्ड कॉमन है तो इसका मतलब एक कोड भी कॉमन होगा, और वो कोड कॉमन कौन सा है? SM, यानी कि स्टॉप का जो कोड है वो क्या हो गया? SM। अब चेक करते हैं, पहला दूसरा चेक कर लिया, दूसरा तीसरा कर लिया, अब चेक करेंगे पहला और तीसरा। हाँ जी, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है? मैंगो।
यहाँ देखो मैंगो, और यहाँ पर भी क्या है, मैंगो। जब दो वर्ड कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको दो कोड भी कॉमन दिखाई देंगे। आपको दिख रहा है JU, और यहाँ भी क्या है, JU, यानी मैंगो का कोड क्या होगा, मैंगो का कोड होगा JU। इसके अलावा जो बच गए, जैसे कि बीप बच गया, बीप का कोड क्या होगा, KO, कार का कोड NT, और नोट का कोड क्या होगा, RI। और आपसे पूछा क्या है, कोड NT का मतलब क्या है, हाँ जी, NT जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में D को 4 लिखा जाता है। हाँ जी, D को क्या लिखा जाता है, 4। और वैसे भी वर्णमाला क्रम में D जो है वो 4 नंबर पे आता है, तथा ENH को 9 लिखा जाता है। ENH इसको क्या लिखा गया है, 9। लेकिन यहाँ देखो D का खुद का जो नंबर है वो है 4, E का नंबर 5, N का नंबर 14 और H का नंबर 8, लेकिन यहाँ तो आपको केवल 9 दिया गया है। अच्छा, आपसे पूछा है उसी भाषा में GOBT, इसको क्या लिखा जाएगा, G का नंबर क्या होता है 7, O का नंबर 15, B का नंबर 2 और T का नंबर 20। अब मेरे को चेक करना है ये 9 कैसे आया। मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 14 और 8 22, 22 और 5 27, यानी इनका टोटल कितना है, 27। अब मेरे को 27 से 9 बनाना है। क्या 9 के पहाड़े में 27 आता है, 9 तिया 27, यानी अगर मैं 27 को 3 से भाग दूं तो क्या आएगा, 9। ये 3 मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये 3 है, ये 3 अल्फाबेट, ENH कितने अल्फाबेट है, 3। यानी मैंने इन सबको नंबरिंग में कन्वर्ट करके उन नंबरों को आपस में जोड़ के इन अल्फाबेट से मैंने भाग दे दिया। यहाँ देखो, यहाँ D तो केवल एक ही वर्ण था, यहाँ पे मैंने 4 को 1 से भाग दिया था क्योंकि D अकेला है यानी 1 है। लेकिन 4 को जब 1 से भाग देते हो तो क्या आता है, 4, यानी D को 4 लिखा गया है। सेम काम आपको यहाँ करना है, इन सबको जोड़ो। 15 और 7 कितने हो गए, 22, 22 और 2 23, 23 और 20 43। अच्छा दोबारा एक सेकंड, 15 और 7 22 और 2 24, 24 और 20 कितना होता है, 44। यहाँ पे अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 और 4। जब आप 44 में 4 का भाग देते हो तो क्या आएगा, 11, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। क्या ये सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कथन निष्कर्ष का, यानी सिलोलिज्म टॉपिक का। क्वेश्चन में कहा गया है सभी नहर पानी है। इसका डायग्राम हम बनाएंगे। सभी नहर यानी कि ये सारी की सारी जो नहर है ये किसके अंतर्गत आएगी, पानी के अंदर आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सभी नहर क्या है, पानी, यानी जितनी भी नहर है वो सारी की सारी किस में आएगी, पानी में। फिर अगला लाइन में कह रहा है कुछ पानी तालाब है। अच्छा, ये जितना भी पानी है इस पानी में से कुछ पानी क्या है, तालाब। ये लो जी, ये अपना क्या बन गया, डायग्राम। अब इस डायग्राम के बिहाफ पर आपको इन निष्कर्षों का आंसर देना है। पहला निष्कर्ष है कुछ तालाब नहर है। क्या डायग्राम में देख के बताओ, नहर का तालाब के साथ कोई रिलेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो फिर ये क्या हो गया, गलत। कुछ तालाब नहर नहीं है। फिर कह रहा है जी कुछ नहर तालाब है, एक ही बात है, क्या कुछ नहर तालाब है, नहीं, और कुछ तालाब नहर है, नहीं, तो ये भी क्या हुआ, गलत। यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट का, यानी वृत्ताकार मेज की बात कर रहा है। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। लक्ष्य, लोकेंद्र, विक्की, राजन, मनीष, सुनील और संजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आपको एक गोल सर्किल के अंदर कितने व्यक्ति बिठाने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसने कहा है लक्ष्य मनीष और संजू के आसपास नहीं बैठा। अच्छा, लक्ष्य जो है ये किस किस के साथ नहीं बैठ सकता, मनीष और संजू के साथ में नहीं बैठ सकता, यानी कि यहाँ मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस का निशान लगा दूंगा। फिर अगले लाइन में कहता है जी लोकेंद्र लक्ष्य के निकट नहीं बैठा। अच्छा, लक्ष्य के निकट और कौन नहीं बैठा,
लोकेंद्र भी नहीं बैठा, यानी कि मनीष भी नहीं बैठ सकता, संजू भी नहीं बैठ सकता और लोकेंद्र भी नहीं आ सकता। अगले लाइन में क्या कह रहा है? अगले लाइन में कह रहा है संजू मनीष के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ जी, मनीष के बाएं दूसरा कौन है? संजू। मैंने मान लिया जी यहाँ कौन बैठा है? मनीष। और मनीष का जो बायां होगा वो किस साइड होगा? क्या सारे के सारे व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं? बिल्कुल, यहाँ कह रहे हैं जी चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, मनीष का बायां जो है वो इस साइड में होगा। मनीष के बाएं दूसरा कौन है? संजू। यहाँ मैंने किसको बिठा दिया? संजू को। मनीष के बाएं पहला और बाएं दूसरा जो व्यक्ति है वो संजू। फिर अगले लाइन में कहता है जी विक्की लक्ष्य के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अच्छा, विक्की जो है वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है लक्ष्य के बाएं चौथे स्थान पर। अगर मैं लक्ष्य को यहाँ बिठाऊं, उसके बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन आएगा? विक्की। लेकिन आपसे पीछे क्वेश्चन में मना किया गया था, लक्ष्य किसका पड़ोसी नहीं है? मनीष का, संजू का और लोकेंद्र का। यानी लक्ष्य किसका पड़ोसी नहीं है? मनीष का। यहाँ पे लक्ष्य नहीं बैठ सकता। मनीष का पड़ोसी नहीं है तो लक्ष्य यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, और लक्ष्य जो है वो संजू का पड़ोसी भी नहीं है तो लक्ष्य यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। अब लक्ष्य के लिए कौन कौन से स्थान आपको खाली दिखाई दे रहे हैं? या तो लक्ष्य यहाँ बैठेगा और या फिर लक्ष्य यहाँ बैठेगा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि विक्की जो है वो लक्ष्य के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। सपोज अगर मैं लक्ष्य को यहाँ बैठाऊं तो लक्ष्य के बाएं इस साइड में पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या विक्की आ सकता है? नहीं। तो अगर मैं लक्ष्य को यहाँ बिठाऊं तो लक्ष्य के बाएं यानी इस साइड में पहला दूसरा तीसरा चौथा विक्की आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ मैंने किसको बिठा दिया? विक्की को। अब अगले लाइन में कहता है राजन और लोकेंद्र एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, यानी कि राजन और लोकेंद्र ये दोनों व्यक्ति जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। तो हमें दो स्थान एक साथ खाली चाहिए। क्या यहाँ दो जगह खाली है? नहीं। यहाँ पर हाँ जी ये रही दो स्थान खाली एक साथ, यहाँ पर और यहाँ इस साइड में। लेकिन आपसे कहा गया था लक्ष्य किसका पड़ोसी नहीं है? मनीष, संजू और लोकेंद्र। क्या मैं यहाँ लोकेंद्र को बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता। अगर मैं यहाँ लोकेंद्र को बिठाऊंगा तो लोकेंद्र किसका पड़ोसी होगा? लक्ष्य का, जो कि किताब वाले ने हमें क्या किया था? मना। मैंने क्या किया? लोकेंद्र को यहाँ इस साइड में बिठाया और राजन को मैंने कहाँ बिठाया? यहाँ पर। तो ये आपका एक डायग्राम बन गया। अब कोई एक व्यक्ति कौन रह गया? वो देखो सुनील रह गया। यहाँ पे जो एक जगह खाली है वो ये वाली है। अगर मैं सुनील को यहाँ बिठाता हूँ तो ये क्या होगा? आपका बिल्कुल सही डायग्राम होगा। और आपसे पूछा है लक्ष्य के ठीक दाएं कौन बैठा है? हाँ जी ये वाली साइड है लक्ष्य की बाईं साइड और ये साइड है लक्ष्य की दाईं साइड। तो लक्ष्य के ठीक दाहिनी और कौन है? सुनील, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलो आज की स्लाइड में हमारे पास में केवल इतने क्वेश्चन ही थे और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।